हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 और 26 वालों के लिए फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। फ़िज़िक्स को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन उससे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और डरने की बहुत सारी वजहें भी हैं। जैसे कि ये एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत आती है तो आपके मार्क्स चले गए। ये कैलकुलेशन वाला थोड़ा सब्जेक्ट है, तो अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो मार्क्स चले गए आपके। या फिर इसमें टाइम कंज्यूम होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया तो या तो वो क्वेश्चन जाएगा या उसकी वजह से कोई और क्वेश्चन हाथ से चला जाएगा, यानी मार्क्स चले गए फिर से। इसलिए फिज़िक्स में आपको हर स्टेप को बहुत ध्यान से रखना होता है। और इवन किसी सब्जेक्ट में टीचर की उतनी इम्पोर्टेंस हो ना हो, लेकिन फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा होती है और अच्छे टीचर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं ऐसे ही कुछ स्टेप्स के बारे में आज की वीडियोस में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपके फ़िज़िक्स के सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। मैंने खुद नीट 2024 मेरा खुद का फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने उसमें ओवरऑल तो 685 स्कोर किया, लेकिन फ़िज़िक्स में 180 में से 170 स्कोर किया था। ठीक है, तो ऐसी कोई सिली मिस्टेक्स वगैरह मुझसे हुई नहीं थी, जो कि पहले हुआ करती थी मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो यही सारे स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ। तो मैं 3 स्टेप आपको बताऊँगा, उसी में सारा कंक्लूड कर दूँगा। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है लेक्चर। जैसे कि आप लोगों में से एक मेजर प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कि आप लोग लेक्चर तो देखने जाते हो, सबको पता है कि किसी टीचर से लेक्चर पूरा पढ़ना पड़ेगा फिज़िक्स में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग क्या करते हो, जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कि जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं ना, उनमें एक टीचर ख़राब निकल जाता है, ऐसा जिससे हमें समझ नहीं आता है। ख़राब बोलना वर्ड सही नहीं रहेगा, लेकिन एक ऐसे टीचर जिनकी बातें हमें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, तो ऐसे एक ना एक सब्जेक्ट होता है और स्पेशली वो फिज़िक्स का होता है। ज़्यादातर ये बात रहती है कॉमनली, जो कि मेरे साथ भी रही थी। तो देखो, कभी भी एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि टीचर्स जो होते हैं ना, वो अपनी तरफ से तो बेस्ट ही दे रहे होते हैं। आप अपने ऊपर भी एक बार चेक कर लिया करो कि क्या आप सच में समझना चाह रहे हो, मतलब आप अपना 100% दे रहे हो समझने के लिए, तब समझ नहीं आ रहा है, या फिर अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हो। मतलब अपने बगल वाले साथियों को देखोगे, क्या उन्हें भी समझ आ रहा है, किसी भी एक बच्चे को समझ आ रहा है क्लास में उनसे, इसका मतलब वो सही पढ़ा रहे हैं, आपकी ही समझने में कोई गलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना। अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो अगर आपके ऑफलाइन कोचिंग में कोई एक टीचर जैसे फिजिक्स के, उनसे आपको बातें नहीं समझ आती हैं, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपको बिल्कुल ना समझ आए, या फिर आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ समझ आए, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, या फिर कुछ ना कुछ वो क्वेश्चंस करवाते हो क्लासेस में। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि क्लासेस छोड़ दिया करो। लेकिन अगर ऐसा केस है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बिल्कुल नल है मामला, बिल्कुल ही ख़त्म है, तो आप क्या किया करो कि फ़िज़िक्स का जैसे लेक्चर आने वाला हो, आपका पीरियड आने वाला हो, उसे स्किप कर दो। आप घर चले जाओ, छोड़ दो, बहाना मार दो, कुछ भी करना है कर दो। लेकिन घर पे आओ, आप ऑनलाइन यूट्यूब से या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप उसे क्या करो, वो लेक्चर्स जो वो टॉपिक्स चल रहे हैं उधर, वही पढ़ना आकर। ठीक है, जैसे कि अलग सर के ओल्ड लेक्चर्स हो गए, उससे आप पढ़ सकते हो। एमआर सर की प्लेलिस्ट हो गई, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे टीचर्स हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है। तो आप फिज़िक्स के किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो आराम से। तो वो क्या करना है आपको, जो टॉपिक वहाँ चल रहा होगा ना कोचिंग में, वही आपको यहाँ पढ़ना है, ताकि आप मेंटेन कर सको दोनों तरफ। ठीक है, लेकिन दूसरा केस आ जाता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आता है कि हाँ थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं, तो आप क्लासेस करो। देखो, मैं क्लासेस छोड़ना इतना अपोजिशन में हूँ ना इस बात के कि क्लासेस मत छोड़ो, कि मेरी स्कूल में भी 90% अटेंडेंस थी और कोचिंग में ऑलमोस्ट 100% अटेंडेंस थी। मुझे फ़िज़िक्स नहीं समझ आती थी, तो भी मैंने पूरी क्लासेस अटेंड की थी। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लासेस में रहने का आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। आप मैनेज करो, कर सकते हो। मैंने स्कूल और कोचिंग दोनों मैनेज किया, तो आप तो ज़रूर ही कर सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से आप मैनेज करने का सीखो, ट्राई करो। तो ये पहली बात होती है लेक्चर देखने की। आप पूरे लेक्चर्स अच्छे से, जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वो जो भी बता रहे हैं, सब नोट करो और क्वेश्चंस भी लिखो। क्वेश्चन लिखने का ये तरीका नहीं होता अ मंकी इज जंपिंग ऑन अ बेड विद अ वेलोसिटी इज दिस एंड हाइट इज दिस, तो आप पूरा लिखने जा रहे हो। आपको मंकी और बेड से कोई लेना देना नहीं है। आप देखो कि हाइट क्या है, वेलोसिटी क्या है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, वो सॉल्व करो। ठीक है, आप फालतू के डिस्कशंस लिखने मत बैठ जाया करो, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। ठीक है,
दूसरी बात, अब पहला स्टेप हो चुका आपका कि लेक्चर देखना है। दूसरे में आ जाते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। देखो, बहुत सारे बच्चों का ये होता है, जैसे एमआर सर की क्लासेस जो करते हैं, कि उनका कहना होता है हम लोग क्लास में ही इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते हैं कि बाकी मॉड्यूल करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता है। मैं इसको थोड़ा सा गलत इसलिए समझता हूँ क्योंकि देखो, क्लासेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और ख़ुद से बाहर जाकर प्रैक्टिस करना, ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वहाँ टीचर आपके साथ है, वहाँ कोई नहीं है आपके साथ। यहाँ आपको एक आइडिया था कि किस टॉपिक से क्या है क्वेश्चन, क्या लगेगा। वहाँ आपको कोई आइडिया नहीं है, वहाँ पे कोई साथ देने वाला नहीं। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक अच्छी बुक लो या फिर जो कोचिंग में आप उसके मॉड्यूल सॉल्व करो। देखो, मतलब एक कमेंट आया मुझे, एक क्वेश्चन आया आज कि मुझे इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने हैं मॉड्यूल से, लेकिन उसमें कम क्वेश्चन है। मैंने पूछे कितने हैं, तो 85 हैं। आप लोगों को 85 कम क्वेश्चंस लग रहे हैं? अगर 70 भी हैं भाई, तो अगर आप क्लासेस में इतने सारे कर लेते हो तो 70 भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो 70 क्वेश्चंस भी इनफ है। और बायो और इनऑर्गेनिक में जितने कम क्वेश्चंस कर लो तो भी चलता है, उसमें चल सकता है। फिजिक्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए प्रैक्टिस, अगर क्लासेस में आपको नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतनी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, उतनी सिली मिस्टेक्स आपकी घट जाएंगी, ठीक है? ये सारी बातें क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? और जो भी कॉन्सेप्ट आपसे ना बने उसको जाओ देखो। जैसे बुक्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, बट फिर भी कुछ मॉड्यूल्स जो भी आपकी कोचिंग की है वो फॉलो करो, या फिर डीसी पांडे हो गया, एमटीजी फिंगर टिप्स हो गई फिजिक्स की, या फिर और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि एचसी वर्मा करने लग जाओ, वो आपके लिए बुक नहीं है, वो जेई वालों के लिए, इतना हार्ड नीट में नहीं आता है। इसी तरह एसएल अरोरा करने लग जाओ, वो नीट के लिए है ही नहीं, वो तो बोर्ड्स के लिए है, उसमें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप क्यों करने लग रहे हो? तो अपने लेवल की बुक देखो ना, नीचे जाओ ना ऊपर जाओ, अपने लेवल में रहो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नीट का जो भी लेवल है उसी में रहो, मतलब जेई मेंस के लेवल में रहो, क्योंकि अब तो दोनों सेम ही लेवल पे हैं। तो खैर, तो ये मॉड्यूल या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ से कर रहे हो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है? और सेकेंड स्टेप में ही एक चीज़ लास्ट में बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अपनी जगह होती है मॉड्यूल से, लेकिन लास्ट में आपको पीवाईक्यूज ज़रूर करना है। पीवाईक्यूज करना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन पूछता कैसे है नीट। मतलब नीट का भी तो अपना कोई दायरा, अपना कोई एरिया है जहाँ से वो ज़्यादा पूछता हो, जिस तरीके से वो पूछता हो, जिस वे में पूछता हो, कहाँ घुमाता हो, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एट लीस्ट आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है, एट लीस्ट 35 साल के क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर लगाओ। मैंने खुद लगाए थे 35 साल के क्वेश्चन, आप लोगों को भी कहूँगा 35 साल के क्वेश्चन ज़रूर लगाओ। 35 ईयर्स की बुक आती है अरिहंत की या किसी की भी पब्लिकेशन की, वो लो जाकर चुपचाप, और या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लेकिन उसे सॉल्व ज़रूर करो। पीवाईक्यूज बिल्कुल मत छोड़ना, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पीवाईक्यूज छोड़ रहे हो मतलब चैप्टर हाथ से गया, आपके कुछ नहीं बचा आपको, ठीक है? इवन आप मॉड्यूल ना करो, को पीवाईक्यूज कर लो, काफ़ी है, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ पीवाईक्यूज ज़रूर करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी जगह, पीवाईक्यूज अपनी जगह। पीवाईक्यू करने का तरीका भी बताता चलो कि आपको टाइमर लगाना है अपना मोबाइल में। मैं टाइमर सेट करता था और उसके बाद मैं पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर देता। अब लगाते 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 10-15 क्वेश्चन हो जाते, तो अगर मैं फिर टाइमर स्टॉप करता, देखता उसमें कितने मिनट हुए हैं, तो अगर 15 मिनट हुए हैं और 15 क्वेश्चन किए हैं, मतलब पर मिनट पर क्वेश्चन एवरेज तो यही बना, तो इस हिसाब से मेरा तो सही है ना, नीट में इतना चलता है। मान लो 1.5 मिनट भी पर क्वेश्चन बन जाए तो भी नीट में इतना, मान लो 2 मिनट, 2 मिनट, तो भी फिजिक्स में ऑलमोस्ट इतना बन जाए, क्योंकि हो सकता है आप हार्ड क्वेश्चन कर रहे होगे तब, ठीक है? उस हिसाब से आप अपने आप को टाइम मैनेज करना सिखाओगे, कैसे टाइम मैनेज करना है, अपनी स्पीड बढ़ाओ। यही सारी चीज़ें नीट में फ़ायदा देंगी आपको, कोई लेवल बढ़ा हुआ नहीं आएगा आपको, वो मतलब स्ट्रेस मिला देगा। वही सारी चीज़ों से बचना है, ठीक है? ये था आपका सेकंड स्टेप, जहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेन फोकस था। थर्ड एंड लास्ट स्टेप है, वो है आपका टेस्ट, ठीक है? आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट में लोग ये सोचते हैं कि एक चैप्टर नहीं हुआ है, 2 चैप्टर नहीं हुआ है, टेस्ट नहीं दूंगा। अगर आपका एक टॉपिक भी हुआ है ना, तो भी आप टेस्ट देने जाओ। मान लो कुछ नहीं हुआ है, तो भी आप देने जाओ, ताकि बैठने का एक्सपीरियंस हो कि किस तरह स्ट्रेस में बैठा जाता है। ओएमआर में एम बना दो, लव बना दो, कुछ भी बना दो, अपना नाम लिख दो ओएमआर में, मतलब डॉट डॉट करके, लेकिन करो, कुछ करो, जाओ बैठो, 3 घंटे 20 मिनट बैठो। तुमने पैसे तो दे रखे हैं ना, उस पैसे को ही वसूल लो, कुछ तो करो, लेकिन टेस्ट मत छोड़ो।
सिंपल सी बात है, टेस्ट मत छोड़ो। इस बार अगर थोड़ी गलती हो जाएगी नीट में, सॉरी नीट बोल रहा हूँ, टेस्ट में, मतलब मान लो कि एक चैप्टर तुमने छोड़ दिया था, तुमने बोला इस बार का टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, अगली बार 2 चैप्टर छूटेगा, फिर नहीं दोगे, फिर ऐसे बैकलॉग बनता ही जाएगा, वो कभी कवर नहीं होगा। इसलिए कभी भी टेस्ट मत छोड़ना, ये गलती कभी भी मत करना, टेस्ट छोड़ने की कभी भी गलती मत करना, मैंने भी नहीं की, इसलिए आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि टेस्ट मत छोड़ना। एक्सेप्शनल के क्रिटिकल सिचुएशंस की बात अलग होती है, वो अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन नॉर्मल वे में बिल्कुल मत छोड़ना टेस्ट को, ठीक है। टेस्ट दे रहे हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट दो तो उसका एनालिसिस भी ज़रूर करो। मैंने टेस्ट एनालिसिस पे अभी एक वीडियो डाली है, लास्ट वीडियो, उसको ज़रूर चेकआउट करना, मैंने उसमें टेस्ट एनालिसिस की पूरी डिटेल डिस्कशन की है। तो टेस्ट एनालिसिस आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, फिजिक्स को कैसे करना है स्पेशली, वो भी मैंने बताया है। तो अगर आप टेस्ट देते हो, पूरे PYQs कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन टेस्ट एनालिसिस नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। इसलिए टेस्ट एनालिसिस ज़रूर करना, टेस्ट ज़रूर देना, ठीक है। तीनों स्टेप मैं सम अप कर देता हूँ। लेक्चर देखना है किसी अच्छे टीचर से, और कोचिंग को कैसे मैनेज करना है वो मैंने बताया। फिर उसके बाद आप आ जाते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, तो मॉड्यूल आपको ज़रूर सॉल्व करना है, कोई ना कोई एक बुक से ज़रूर सॉल्व करना है क्वेश्चंस। फिर PYQs भी साथ साथ ज़रूर लगाना है, टाइमर सेट करके, ताकि एवरेज आपकी स्पीड पता चल सके। और तीसरी चीज़ आ जाती है, वो है टेस्ट, एंड टेस्ट एनालिसिस भी ज़रूरी है। तो टेस्ट आप देते हो, कोई फ़ायदा नहीं जब तक के टेस्ट एनालिसिस ना करो, इसलिए बोल रहा हूँ टेस्ट एनालिसिस ज़रूर करना। ये 3 स्टेप्स थे, आप तीनों स्टेप्स को अगर साथ लेकर चलते हो, मैं भी लेकर चला, मेरे 170 आए हैं, आप भी लेकर चलोगे, हो सकता है आप ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ 180 ले आओ, ठीक है। तो इसलिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करना, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। वैसे मेरे टेलीग्राम भी चैनल है, तो उसे भी चेकआउट ज़रूर कर लेना। थैंक यू।